हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक विद सत्या ऑल इन वन में। तो आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे के बैकग्राउंड को समझते हैं, ताकि हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में क्या हो, आसानी हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्ट मुगल एम्पायर। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मुगल एम्पायर को। लेकिन पोस्ट मुगल एम्पायर को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा आखिरकार ये मुगल एम्पायर आया तो आया कहाँ से, कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ, और पोस्ट मुगल एम्पायर यानी कि उत्तर मुगल काल क्या है, इसमें किन किन बादशाहों ने शासन किया, आखिरकार पोस्ट मुगल एम्पायर कब से कब तक रहा, ये सब हम लोग जानेंगे इस एकमात्र वीडियो में। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि आखिरकार बैकग्राउंड कहाँ तक, उत्तर मुगल काल आखिरकार हुआ कैसे, यहाँ तक पहुंचे कैसे हम लोग। तो मुगल काल सबसे पहले आ जाएगा बात क्या का, मुगल काल का। तो मुगल काल कब से कब तक रहा, 1526 से लेकर 1857, यानी कि उत्तर मुगल काल भी मुगल काल का ही हिस्सा है। ये तो समझ में आ गया होगा बात कि मुगल काल का हिस्सा क्या है, उत्तर मुगल काल। लेकिन मुगल काल को दो भागों में बांट कर देखा जाता है। एक, जब इसके पास बहुत ज्यादा क्या था, पावर था, असीम शक्ति। भारत का माने मध्यकालीन इतिहास में जो सबसे बड़ा जो इतिहास का भाग है वो मुगल काल ही है। ठीक, तो इसको हम लोग दो भागों में बांट कर जो है देखते हैं। तो इसको पहला भाग अगर देखा जाए तो इसमें वंशज के आधार पर चला। किसके आधार पर चला, वंशज के आधार पर, जो बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री में जो है सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला विषय भी रहा है। लेकिन आजकल एनसीईआरटी से मुगल एम्पायर को तो हटा ही दिया गया है। लेकिन फिर भी जो है, जैसे बाबर, पहला कौन था, बाबर, फिर अकबर, सॉरी हुमायूं। तो इस तरीका से अगर देखा जाए, उसके बाद दूसरा जो तीसरा जाएगा अकबर, अकबर के बाद जो है जहांगीर, फिर आ जाएगा शाहजहां, और उसके बाद जो है औरंगजेब। अगर इन लोगों के शासनकाल के बारे में बात किया जाए तो बाबर जो है वो 1526 से लेकर 1530 तक शासन करता है। फिर हुमायूं जो है दो फेज में शासन करता है, एक 1530 से लेकर 1540 तक, और फिर तत्पश्चात 1555-56। अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 तक, और जहांगीर 1605 से 1627 तक, और जहांगीर 1627 से 1658 तक, और 1658 से लेकर 1707 तक जो है औरंगजेब का शासन रहता है। अगर हम लोग देखें तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर। कौन थे, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। और 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, किस युद्ध, पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद जो है 1526 में बाबर ने मुगल काल का क्या किया, नींव रखा, यानी कि स्थापना किया। तो पानीपत का युद्ध आखिरकार किसके बीच हुआ था, प्रथम पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो लोदी वंश के अंतिम शासक, लोदी वंश के अंतिम शासक सिकंदर लोदी के पुत्र अर्थात इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, यानी कि बाबर के बीच में, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है, अगर देखा जाए इब्राहिम लोदी के बीच में जो है कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ, 1526 में हुआ, जो कि भारत के इतिहास के प्रसिद्ध युद्धों में से एक रहा है। अगर देखा जाए ये बाबर जो है, बाबर ने भारत में कुल 4 युद्ध लड़े मुख्य, जिसको हम लोग एक ट्रिक से भी जान सकते हैं, पानी
पिया, खाना खाया, पानी पिया, अगर ट्रिक से याद रखा जाए, पानी पिया, खाना खाया, चद्दर ओढ़ के, फिर चद्दर ओढ़कर घर में सो गया। अगर इसको एक ट्रिक से समझा जाए, कोई व्यक्ति पानी पीता है, खाना खाता है और क्या करता है, चद्दर ओढ़ के, तो घर में ठंडा का दिन आ ही रहा तो सब जो है डग डुग के सुत ही जाएगा। तो पहला युद्ध 1526, फिर 1527, फिर अगर देखा जाए तो 1528 और चंदेरी चद्दर से जो है, सॉरी चद्दर यहाँ लिख देते हैं, फिर उसके बाद फुल फॉर्म बता देंगे। 1529 में घाघरा का युद्ध। तो पानी से याद रखना है पानीपत, पानी से क्या रखना है, पानीपत का युद्ध। खाना से याद रखना है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। और चद्दर से याद रखना है चंदेरी का युद्ध। और घर से याद रखना है घाघरा, घाघरा चोली वाला घाघरा नहीं, घाघरा, घाघरा नदी का नाम पर है, ठीक, घाघरा। तो घाघरा नदी किनारे लड़ा गया था इसलिए घाघरा के। तो अगर देखा जाए तो बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 4 युद्ध लड़े। चारों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अगर देखा जाए तो पानी पिया, खाना खाया, चद्दर ओढ़ के घर में सो गया। तो पानी से पानीपत का युद्ध, खाना खाया से खानवा का युद्ध, चद्दर से चंदेरी का युद्ध और घर से घाघरा का युद्ध। और ये क्रमबद्ध रूप में हुआ एकदम 1526, 1527, 1528, 1529। और तत्पश्चात कि इतना जल्दबाजी में थे अपने बाबर जी, जहीरुद्दीन बाबर जी, कि निकल लिए अगले साल, यानी कि हावड़ा के भारत में आए, 4 गो तड़बड़ा के युद्ध किए और पड़पड़ा के निकल भी गए, यानी कि 1530 में पार रामघाट, यानी कि मृत्यु। कब मृत्यु हो गया बाबर का, तो 1530 में। अब 1530 में जब बाबर का मृत्यु हो गया तो उसके बाद जो है उसका ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र जो है हुमायूं गद्दी पर बैठता है। कौन गद्दी पर बैठता है, हुमायूं जो है गद्दी पर बैठता है। अब हुमायूं को बहुत घमंड था अपने शक्ति पर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग रोक कर, तो हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो फिर क्या होता है, उसको बहुत तरफ से क्या मिलता है, प्रोटेक्ट का सामना करना पड़ता है, प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है, यानी कि बोलने का मतलब विरोध का सामना करना पड़ता है। जिसमें से सबसे ज्यादा जो विरोध आ रहा था, कहां से आ रहा था, बिहार से आ रहा था और बंगाल से आ रहा था। यानी कि बिहार से भी विरोध का सामना करना पड़ा हुमायूं को और साथ ही साथ बंगाल से भी करना पड़ा। अब बेचारा ये हुमायूं समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिरकार किस मोर्चा को बढ़िया संभाले। तो वो सोचा कि चलो पहले बिहार को देखते हैं, और बिहार को देखने की यार मालूम है भाई, बिहारी का मार सब पे भारी पड़ जाता है। और बेचारा जो है शेरशाह सूरी जो है वहां पर था बैठा हुआ, एकदम शक्ति बढ़ाए हुए शेरशाह सूरी। सुरसुरा दिया किसको, हुमायूं को। हुमायूं जो है सुरसुरा के मैंने हार गया। 2 युद्ध लगातार लड़ा, पहला 1539 में और फिर 1540 में। अगर देखा जाए तो एक था मैंने जाके देखा जाए चौसा का युद्ध, का युद्ध चौसा, कौन युद्ध, चौसा का युद्ध। और एक था क्या बोलते उसको, कन्नौज का युद्ध, का युद्ध, कन्नौज के युद्ध को हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज या बिलग्राम एक ही है, 1540 में और 1539 में चौसा का युद्ध। ये अपना उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में पड़ता है और ये चौसा जो है बिहार में पड़ता है अगर देखा जाए तो, यानी कि बोलने का मतलब जो है बक्सर जिला का आसपास में ही पड़ता है चौसा। तो इस तरीका से अगर देखा जाए तो मैंने शेरशाह सूरी से जो है हुमायूं 2 युद्ध लड़ा और दोनों युद्ध में बड़ी कस के मारा। कौन, ये शेरशाह सूरी। किसको मारा, तो हुमायूं को थप्पा दे दिया। हुमायूं को बेचारा जान बचा के भागना पड़ गया। गंगा जी टप के पार किए, यमुना जी को टप के पार किए और फुर्द पतली गली से निकल लिए। और वहीं पर इनका बीवी जो है हामिदा बानो बेगम क्या थी, डेक्ची लिए घूम रही थी, सॉरी गर्भवती थी, ठीक। तो गर्भवती थी तो रास्ते में जो है अपने जब भाग रहे थे तो वही राजस्थान जब पहुंचे तो वहां का राजवाड़ों के खानदान में ही जो है 1542 में इनके पुत्र यानी कि
अकबर का क्या होता है, जन्म होता है। किसका जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है 1542 में हामिदा बानो बेगम के गर्भ से। और इस तरह से जो है हुमायूं का एक पुत्र होता है जब ये बादशाहत के पद पर नहीं थे, अर्थात फरार थे। कब फरार हुए थे ये भाई, 1540 में। और इस तरह से जब ये फरार हो गए, कौन, हुमायूं जी जो है फरार, फिर अकबर जो है जन्म लिए कब, 1542 में जन्म हुआ, राजवाड़ों के खानदान में जन्म हुआ, इसलिए जो है इनका अंदर राजवाड़ों के प्रति भी और अपने धर्म के प्रति भी, दोनों के प्रति जो है स्नेह भावना रहा, और ये काफी जो है अच्छा काल रहा इनका, अकबर का। खैर हुमायूं बताते हैं, और हुमायूं भाग कर कहाँ जाते हैं, काबुल जाते हैं, फरगान वरगान घूरते उड़ते आते हैं, फिर अपना शक्ति को बढ़ाकर 1555 में, और जो है 1555 में जब ये दोबारा सूरी वंश को खत्म करके, क्योंकि सूरी वंश को क्यों खत्म कर देते हैं, क्योंकि देखिए बोलने का मतलब जो है शेर शाह सूरी जो है 1540 में तो सूरी वंश का स्थापना कर दिया। कौन वंश, सूरी वंश यानी कि सूरवंश। लेकिन 1545 में शेर शाह सूरी भी निकल पड़े अपने रास्ते, यानी कि ऊपर, और लोग सिधार गए। तो ये 1540 से 1545 तक शासन किए कौन, शेर शाह सूरी, सूरवंश का। लेकिन जो इनका वंशज था उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। ये जो है डाबर लाल चंपरास और जम घुट्टी तेल नहीं पिलाए थे उन लोगों को, तो ये चल नहीं पाए, इनका खेला चला नहीं, इनका परिवार लोग का। तो ये वंशज जो है आगे बढ़ा नहीं, किसका, शेर शाह सूरी का। ठीक, अब शेर शाह सूरी का जब शासन जब खत्म हुआ 1545 से, जब ये चल लिए, ठीक, तो जो है हुमायूं को मौका मिल गया कि चलो भाई अपना खोया हुआ जो है राजपाट जो है उसका बपौती जो है बाबर का दौरा लगाया गया, मैंने मुगल वंश, उसको फिर से वहां पर मजबूत किया जाए, खंबा फिर से गाड़ा जाए। तो इस तरह से जो है इसका जो वंशज लोग है उसको 1555 में जो है हराते हैं, कौन, हुमायूं। और इस तरह से 1555 में जो है पुनः जो है मुगल वंश भारत की धरती पर जो है स्थापित कर दिया जाता है। फिर 1555 से 56 तक जो है लगभग किसका शासन चलता है, हुमायूं का चलता है। और एक दिन जब ये अपने प्रसिद्ध दीन पनाह लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी भगवान ने इनको अपने सीढ़ी का ओर स्वर्गलोक का तरफ, नरकलोक का तरफ, जहां भी जाना था इनको बुला लिया। ठीक, और इस तरह से जो है इनको दीन पनाह लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय से जो है उसके सीढ़ियों से, लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरने के कारण जो है ये जिंदगी से भी लुढ़क गए, सीढ़ी से ही नहीं लुढ़ के जिंदगी से भी लुढ़क गए, और इस तरह से ही चलते बने, कौन, हुमायूं जी। अब हुमायूं के बाद उसका पुत्र जो कि मात्र उस समय 14 साल का था, क्योंकि 1542 में जन्म नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात है 1556 में वो कितना साल का रहेगा, तो 14 साल का था। तो 14 साल की उम्र में जो है गद्दी संभालने का मौका मिलता है। हम लोग का यहाँ आजकल 14 साल का बच्चा जो है क्या खेलता है, गुल्ली डंडा, क्रिकेट खेलता है, ठीक, और करियर बनाता है, विराट कोहली बनना चाहता है। लेकिन फिलहाल जो है हम लोग का उस समय का जमाना में जो है 14 साल का उम्र में व्यक्ति क्या बन जाता था, तो बादशाह बनता था। तो हुमायूं जो है ये गद्दी पर जो है, मैंने उसका पुत्र जो है, कब, अकबर जो है 1556 में गद्दी बैठता है। और 1556 में जब गद्दी बैठता है तो उस समय तो उतना बल था नहीं, ताकत था नहीं, तो कौन संभालेगा भाई अकबर का उतना बड़ा मुगल एम्पायर को। तो अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में, किसके संरक्षण में, बैरम खां के संरक्षण में, जिसको खान बाबा जी बोलते थे, उनका संरक्षण में जो है गद्दी पर बैठता है। कौन, तो ये अकबर। और अकबर जैसी गद्दी पर बैठता है इसको तुरंत तत्काल युद्ध का सामना करना पड़ता है। कौन सा युद्ध, तो पानीपत का दूसरा युद्ध, यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अगर देखा जाए, दूसरा युद्ध अगर देखा जाए, तो कब हुआ, 1556। अब ये जो 1556 में जो दूसरा युद्ध हुआ, ठीक, किसके बीच में हुआ, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ, अकबर और हेमू के मध्य हुआ। और अकबर और हेमू के मध्य जब ये दूसरा युद्ध चला, ठीक, कौन सा युद्ध, माने पानीपत का दूसरा युद्ध, तो इसमें जो है शुरुआत में जो है हेमू जो है मुगल वंश के सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम कवच पहन के आया था, असल सिर्फ आंखें नजर आ रहा था एकदम ढेला जैसा। अब जो है बैरम खां अकबर जो है उस समय जो है अपना सेना लोग को ला देता है कि जो ओकर अखिया टोनतो ओकरा बहुत बड़ा इनाम मिलता। यानी कि बोलने का मतलब
कि जो भी हेमू यानी कि जो पानीपत का युद्ध लड़ रहा था जैसे हेमू से, कौन? अकबर। ठीक, वो हेमुआ के आंख में जे मर तो तीर ओकरा मिल तो इनाम। तो अकबर जो है इनाम का घोषणा, अकबर नहीं एक्चुअली बैरम खां के हाथ में तो मेरे पावर था तो घोषणा करता। इस तरह से सब सेना जो है उसका सेना पर से हटा के जो है तीर किसका आंखें टोन लगता है एकदम, किसका? अकबर का आंख में जो है, मैंने अकबर सॉरी हेमू का आंख में जो है निशाना साधना लगता है और उसी में से एक तीर जो है हेमू का आंख में जाके लग ही जाता है। 100 को मारेगा तो लगबे करेगा। ठीक, तो एगो लग जाता जाके हेमू का, हेमू है पर बेहोश। ठीक, सारा सेना उसको छोड़ के फरार। राजा जी पकड़े गए, हेमू जी पकड़े गए और हेमू जैसे पकड़े गए, ठीक, हेमू जैसे पकड़े गए, ठीक, ये जो बैरम खां था बड़ी बेरहम था, क्या कर दिया? नरटिए काट दिया साले का, यानी कि हेमू का नरटिए उड़ा दिया गया। किसके द्वारा? बैरम खां के द्वारा बड़ी बेरहमी से। और इस तरह से जो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर जी जाता है और उसके बाद गद्दी पर जो है फिर अकबर पूर्ण रूप से बैठ जाता है बैरम का संरक्षण में। बैरम खां का संरक्षण उसका गद्दी बैठने के 4 साल तक रहता है। उसके बाद जो है ही अकबर जो है सोचता है कि अब हमको खुद से शासन करना है, अपना पावर पूरा बढ़ा लेता है। तो अब खान बाबा यानी कि बैरम खां को बोलता है चाहिए चाप, मामा जी जाइए हज करने। कहाँ जाइए? हज करने, यानी किसको? मक्का मदीना के लिए हज पर भेजता है। और जब बैरम खा जाता है हज पे तो रास्ते में जो है उसका दुश्मनवा लोग उसको क्या करता है, अजमेर अजमेर जब पार करता है तो वहीं उसको रास्ते में गुजरात के पास एकदम उसका भी हिसाब बैठा देता है लोग, यानी कि बैरम खां भी चल पड़े ऊपर के रास्ते। और इस तरह से जो है अकबर जो है कहाँ बैठ गया? गद्दी पर बैठ गया। आप अपना एकदम पूरा 1560 में एकदम पूर्ण रूप से पावरफुल एकदम अकबर जो है गद्दी पे एक्चुअली बैठा 1556 में, लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए सबका संरक्षणों से मुक्त अगर देखा जाए तो 1560-61 में बैठा हुआ। ठीक, और इस तरह से जो है अब अकबर जब गद्दी बैठ गया तो अकबर अपना जीवन में बहुत सारा युद्ध लड़ा। जैसे कि मध्य प्रदेश के गौड़ वंश की रानी दुर्गावती का जो युद्ध है, जैसे रानी दुर्गावती का वीरता का कथा हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि रानी दुर्गावती भी अकबर का सेना को, क्योंकि अकबर उसका नेतृत्व नहीं किया उन सेनाओं का, लेकिन अकबर का सेनापति तो भी ताकतवर था लोग, तो वो लोग जब उसका नेतृत्व किया अकबर का सेना को लेकर तो भी 3 बार पछाड़ दी औरत। सोचो कितना वीर थी वो। तो रानी दुर्गावती जो है अकबर का सेना को 3 बार धूल चटाई, लेकिन कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, उसको भी जो है मैंने दुर्गावती का भी सेनापति लोग जो था थोड़ा सा इधर उधर हो गया सेटिंग अकबर से और हिसाब हो गया। रानी दुर्गावती जो है जब देखी कि हार रहे हैं तो वो क्या कर ली? जौहर कर ली। लेकिन कौन सा जौहर? जल समाधि वाला। ये एक अलग एग्जाम्पल है कहाँ का? जौहर का, तो मैंने गौड़ वंश का जो है। इस तरह से रानी दुर्गावती से युद्ध हुआ। उसके बाद जो है चित्तौड़ का युद्ध। अब चित्तौड़ में कितना बार युद्ध किए भाई अकबर? बहुत बार युद्ध किए। क्या चीज के लिए युद्ध किए? चित्तौड़ का किला के लिए, क्योंकि जितना भी राजघराना था सबको जो है ये अकबर जो है उठ लिया था, एकदम अपना तरफ कर लिया था, फेवर में अपना जो है तरफ कर लिया था। कौन? अकबर। लेकिन चित्तौड़ एक ऐसा क्षेत्र था भारत का, मेवाड़ जिसको बोलते हैं, मेवाड़ भी बोलते हैं, तो मेवाड़ जो कि अकबर का शरण में आने के लिए तैयार था ही नहीं। लोग बोलते कि जान दे देंगे साला, लेकिन तेरे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तेरा मैंने गुलामी नहीं करेंगे, समझे ना। तो इस तरह से जो है अकबर और चित्तौड़ का राजा जो है उसका बीच में युद्ध होता है। उदय सिंह 1567 में, उस युद्ध में उदय सिंह का हार हो जाता है। अब उदय सिंह तो युद्ध भूमि से अपना जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, नहीं तो छोड़ेगा नहीं अकबर। तो अकबर फिर उसके बाद जो है उदय सिंह का पुत्र, जिसका नाम तो सब कोई जानता है और बहुत ही वीर व्यक्ति भी है, ठीक, महाराणा प्रताप, उससे युद्ध होता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। कौन घाटी का युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। ये बहुत फेमस है हल्दी घाटी का युद्ध। अब इस युद्ध में जो है अकबर का सामना होता है अपने ही गोतिया भाई मान सिंह, जो कि किसके गुलामी कर रहे थे, यानी किसके 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो उन्हीं से सामना करना पड़ता है महाराणा प्रताप का। चूंकि महाराणा प्रताप का सेना थोड़ा छोटा था, वहीं अकबर का सेना काफी विशाल था। देखिए फिर भी जो है महाराणा प्रताप काफी वीरता से लड़े। और जो उनका घोड़ा कहानी हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, चेतक, ठीक, तो ये चेतक घोड़ा का जो सामने जो है हाथी का सूंड लगा देते हैं, ठीक, बनावटी सूंड, और उसके द्वारा जो है वो युद्ध लड़ते हैं, जिसमें कितना सारा मुगल का सेना यानी कि अकबर का सेना को कितना सारा वो टपका भी देते हैं, ठीक। लेकिन अंत समय जब उनका घोड़ा को लगता है कि अब महाराणा प्रताप जो है घिर जाएंगे, किससे?
मुगल के सेना से, दुश्मनों की सेना से, तो उनका घोड़ा जो है अपना जीवन का सबसे लंबा कूद लगाता है और अकबर को, मैंने अकबर से जो है, अकबर का सेना की मान सिंह के साथ सेना से जो किसको बचाता है, महाराणा प्रताप को बचाता है और लंबा छलांग मारता है एकदम, ठीक। और लंबा छलांग मार के जो है फिर क्या होता है, चट से महाराणा प्रताप का तो जान बचाता, लेकिन चेतक का वो जो सबसे लंबा कूद था, उसका जीवन का वो आखिरी कूद था। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो जो है शहीद हो जाता है। कौन? अपने मालिक का जान बचाने के लिए। इस तरह से चेतक घोड़ा का तो कहानी खत्म हो गया। और जब वहां से वो बच कर जाते हैं महाराणा प्रताप, तो फिर क्या होता है, फिर वो जाके वही अरावली के पहाड़ियों में जो है भील वंश के अधीन जो है जाकर रहते हैं, मतलब भील वंश जो है उनका बहुत साथ देता है, ठीक। और वहां पर एक कहानी है कि बोलते हैं कि हम गुलामी के जंजीरों को तोड़कर जी लेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे, लेकिन घास की रोटी खाकर रह लेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। यानी कि ना खाएं हम मुर्गा भात, हम खाएं घास की रोटी, लेकिन ना ही करम केहू की गुलामी, ठीक। और इस तरह से जो है, इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो अकबर जो है अपना पावर को धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ाता है। अकबर के द्वारा जो है जहानदारी, इनका अगर देखा जाए तो मनसबदारी व्यवस्था, कौन व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था लाया जाता है, जिसमें अपने वो राज्य को छोटा छोटा मनसब में बांट देता है, ठीक। जो छोटा, सबसे छोटा मनसब था उसमें 500 सैनिक रखा जाता था, और मनसब का जो है नेतृत्व करता था मनसबदार, ठीक। प्रत्येक मनसबदार के पास कुछ क्या होता था, सेना होता था, अपना सेना, ठीक। वो वहां पर का जो है मनसब को नियुक्ति, मनसबदारों की नियुक्ति कौन करता था, अकबर स्वयं करता था, ठीक। तो ये मनसबदारी व्यवस्था कौन लेकर आया था, अकबर लेकर के आया था 1571 के आसपास में, ठीक। फिर उस तरह से एक धर्म चलाए, अकबर के द्वारा चलाया गया था, उस धर्म को बोला गया क्या चीज, दीन ए इलाही धर्म। कौन धर्म, दीन ए इलाही धर्म। देखो, यानी कि एक व्यवस्था था मनसबदारी व्यवस्था, कौन व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था। फिर से लिख देते हैं ऊपर में थोड़ा सा, मनसबदारी व्यवस्था। और ये व्यवस्था में वो अपना क्षेत्र को बहुत सारा भाग में क्या कर दिया था, बहुत सारा मनसब में, छोटा छोटा बड़ा बड़ा मनसब में बांट दिया था, ठीक। कौन, अकबर। ये लगभग 1571 के आसपास में लाया गया था। कब लाया गया था, 1571। और उसी तरह से अकबर जो है अगर देखा जाए तो एक धर्म चलाया था। तो अकबर के द्वारा जो धर्म चलाया गया था, उस धर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उस धर्म को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, दीन। कौन, दीन, गरीब वाला दीन, ठीक। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म, ठीक। और ये कब चलाया गया, 1582 के आसपास, ठीक, चलाया गया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अकबर के द्वारा एक धर्म भी चलाया गया, उसको बोलते दीन ए इलाही धर्म। अब अकबर का एक मैंने जो है नवरत्न है, तो नवरत्न को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग मुगल वंश को पूरा डिटेल पढ़ेंगे, तो अभी जो हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग का टॉपिक है उत्तर मुगल काल। लेकिन चूंकि हम क्या बता रहे हैं अभी हम थोड़ा सा मुगल काल को ब्रीफ में बता रहे हैं, ताकि कुछ बात जो है माइंड में क्या हो जाए, सेट हो जाए, एकदम तो एकदम क्विक तरीका से रिवाइज हो जाए, ताकि हम लोग जब उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड पूरा क्लियर है कि आखिरकार यहाँ कैसे पहुंचे हम लोग, ठीक। तो जो है हम लोग का अकबर, अकबर के बाद आता है अपना कौन, ये जहांगीर। तो जहांगीर कौन था भाई, जहांगीर था अकबर का लाडला बेटा, ठीक। लाडला भी था, शैतान भी था, उसके लिए दोनों ही था। अब जानबे करते हैं माँ बाप के लिए बचवा लोग नालायक ही होता शुरू से लेकर अंत तक, अब बचवा बचवे रहता है। लेकिन खैर अकबर में भी आते हैं, दीन इलाही धर्म का सामने किया। और जो है अकबर जो है 1605 में जो है, समझ ही रहे हैं, निकल लिए ऊपर। तो इस तरीका से अगर देखा जाए तो 1605 में अकबर निकल लिए। अकबर के निकलने के बाद जो है जहांगीर जो है क्या चीज, गद्दी पर बैठा। अब जहांगीर गद्दी पर कब बैठा, 1605 में। अब जहांगीर का केस बहुत फेमस है, कौन वाला, अनारकली डिस्को चली, अनारकली वाला केस, जिसमें बोला जाता है कि अकबर जो है अनारकली को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया ना, दीवार में ही दफन करवा दिया। लेकिन खैर वो सब कहानियां हैं। और जहांगीर का एक और केस है, किससे, नूरजहां वाला केस, जिसमें जब ये नूरजहां से प्रेम का इजहार किया तो अकबरवा को पता चल गया, ठीक। और ये अकबरवा का किया,
नूरजहां का विवाह शेर अफगान से करवा दिया। फिर बाद में यो बड़ा ढीठ था, कौन? जहांगीर। बोला कि क्या दिन जी बाबू जी, जब तू मर तब लेके बोकरा। और इस तरह से जब बपुआ मरा उसका, यानी कि 1605 में अकबर जब डेथ कर गया, तो इस 1607 में क्या करता है, शेर अफगान को मरवा दिया। और शेर अफगान को मरवाने के बाद जो है, यानी किसको, नूरजहां को अपना कोहिनूर बना के लेकर आया। कौन? तो ये जहांगीर। तो खैर इसको थोड़ा सा पहले पहुंच देते हैं, ताकि हम लोग को यहाँ पर थोड़ा डिटेल लिखने में क्या होगा, आसानी होगा। खैर देखते हैं, यानी कि जहांगीर गद्दी पे कब बैठा? तो 1605 में, ये तो क्लियर हो गया। और इस 1607 में बेटा शेर अफगान को टपकवा दिया। और शेर अफगान को जब टपकवा दिया तो फिर क्या हुआ, फिर ये नूरजहां को लेकर के आया। किसको लेकर के आया? नूरजहां को। और नूरजहां उस समय कहाँ रहती थी? पहले बंगाल में थी, क्योंकि शेर अफगान बंगाल का क्या था, मेन बना हुआ था उस समय, ठीक, यानी कि सूबेदार। तो वहां बंगाल का सूबेदार मैंने शेर अफगान को मरवा के और नूरजहां को यहाँ लेकर के आया। अभी नूरजहां जो थी, इसका नाम क्या था? क्या नाम था? मेहरू निसा। क्या नाम था? मेहरू। इसका असली नाम क्या था? मेहरू, मेहरारू नहीं, मेहरू निसा। क्या नाम था? मेहरू निसा। किसका नाम था असली नाम भाई? ये नूरजहां का। अब नूरजहां थी एकदम बहुत ही सुंदर, एकदम भाग गई थी किसको? जहांगीर को। अब जहांगीर भी एकदम बोला कि हाँ रखेंगे तो तोड़े रखो। लेकिन जहांगीर का भी शादी हुआ था, और शादी के बाद इसे कितना पुत्र हुआ था? तो तकरीबन 3 गो पुत्र इसका था, मेन जो जानते हैं हम लोग, ठीक। खैर उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन नूरजहां जो थी, ये इसका क्या थी? इसका दूसरी बीवी थी, अगर देखा जाए तो नूरजहां से शादी कब किया? 1611 में किया, 1607 में नहीं किया। कब किया शादी नूरजहां से? 1611 में। और 1607 में मैंने किसको? शेर अफगान को मरवा दिया और उसको अपना घर लेकर के आया, और अपना मैया का सेवा में लगा दिया, जो मैया के पहले पोत, तब शादी कर दो। हाँ, तो इस तरह से जो है जहांगीर जो है उसको अपना माँ यानी कि रानी माता का सेवा में लगवा देता है। और इस तरह से जो है नूरजहां से वो 1611 में क्या करता है? शादी करता है। हम लोग जहांगीर का शासन काल को अगर देखें, तो अगर देखा जाए तो हम लोग उसको नूरजहां का भी शासन काल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? तो एक और तरीका समझाते हैं। कि जहांगीर का एक बहुत फेमस कोटेशन है। क्या कोट है उसका भाई? वो बोलता है कि 1 बोटी मांस और 1 प्याला शराब के लिए जो है क्या कर देंगे हम, और किसका गोदी? अपना, यानी कि नूरजहां की गोदी के लिए जो है हम अपना बादशाहत तक त्याग सकते हैं। यानी कि उसका गोदिया के लिए और 1 बोटी मांस और प्याला के लिए अपना पूरा शासन तक किसको देने को तैयार है? वो नूरजहां को देने को तैयार। सोचो कितना बेटा जोरू का गुलाम था साला ही। कौन? जहांगीर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जहांगीर जो है, ये नूरजहां के प्रेम में क्या था जी? पगलाया हुआ था। मेहरुनिसा के प्रेम में पगलाया हुआ था। और 1611 में विवाह करिए लिए लास्ट में। सारा सामाना थोड़ी नहीं मानेगा, लगता है आपको? ठीक। अब देखो, अब इस तरह से 1611 से लेकर 1622 तक और 1622 से लेकर 1627 तक का काल जो है वो नूरजहां का ही काल था। क्योंकि 1611 के बाद जहांगीर एक्टिव कहाँ थी? तो मताल बन गया, बेवड़ा बन गया साला ही, ठीक। और इस तरह से 1611 1622 तक नूरजहां ही शासन की, 1622 1627 तक भी नूरजहां ही शासन की। लेकिन इसमें 2 फेज इसको इसलिए बोला गया कि पहला फेज में नूरजहां जो है वो शाहजहां को सपोर्ट करती थी कि बेटा तू ही राजा बन भी, ठीक। यानी कि जहांगीर के बाद, समझ में आया बात? और शाहजहां को पोटने के लिए, यानी कि जहांगीर का जो मझलका बेटा था, पूरा बड़का नहीं, मझलका बेटा जो था, उसको पोटने के लिए, अपना फेवर में करने के लिए क्या की थी? ये अपना भगनिया, कौन? मुमताज। वही मुमताज। कौन मुमताज? जिसका याद में मैंने शाहजहां का बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। तो शाहजहां का याद में जो है, शाहजहां का याद में कहा बनेगा? आजकल मेहरारू कहाँ बनाता है किसी के लिए कुछ, मर्द वाला बनाएगा। तो बोलने का मतलब शाहजहां जो है, कौन? शाहजहां जो है यानी कि मुमताज की याद में क्या बनवाता है? ताजमहल बनवाता है। वही मुमताज के बारे में बात करें हम लोग, तो वो मुमताज से जो है विवाह कराती है। किसका? शाहजहां का। कौन करवाती है? नूरजहां। अब मुमताज थी कौन नूरजहां का? तो नूरजहां का भाई का बेटी थी। यानी कि अपना भाई का बेटी का सेटिंग जो है किससे करवाती है? वो
शाहजहां से, और वो भी अथाह खून सुंदर थी, ये भी प्रेम में पगलायु था, शाहजहां भी शादी कर लिया, ठीक। और 14वां बच्चा को जब जन्म दी तब वो मारी बेटा, तब वो कर याद मनिल को की ताजमहल फेरी। खैर हटाओ, उसका बारे में बाद में पढ़ेंगे, जब इसका बारे में पढ़ेंगे। तो जहांगीर जो है अगर देखा जाए तो जहांगीर जो है जब गद्दी पे बैठा तो उसके बाद जो है सबसे पहला काम किया शेर अफगान को मारने का, दूसरा बेटा इससे शादी करने का, टारगेट यही लेके बैठा था। अब 1611 से 1622 तक किसका सपोर्ट की? शाहजहां का। फिर 1622 से लेकर 1627 तक किसका सपोर्ट की? एक जहांगीर का और बेटा था, सबसे बड़का बेटा, क्या नाम था उसका? अंधरा, मैंने अंधरा मान लो, अंधरा था क्योंकि उसको जहांगीर का करा दिया था, अंधा करवा दिया था। तो वो अंधराटो का नाम क्या था? तो हम लोग जान ही रहे हैं अंधराटो का नाम क्या है? खुसरो मिर्जा। क्या नाम था? खुसरो मिर्जा पूरा नाम। सानिया मिर्जा ने, क्योंकि देखिए वो गाना फेमस था ना, ओकर नथुनिया जान मारेला। तो फिर छोड़ो हटाओ, जा नथुनिया में जाना है यहाँ पर। खुसरो मिर्जा, कौन मिर्जा? खुसरो मिर्जा। तो खुसरो मिर्जा कौन था? जहांगीर का बड़का लड़का, यानी कि बड़ा बेटा ठो। अब ई बेटवा को ही अंधरा काहे करवा दिया, ये भी देखो पूछने वाला समझने वाला बात है। तो एक्चुअल में जब जहांगीर गद्दी में बैठा था तो उस समय उसका बेटवा जवान हो गया था उस समय तक। तो बेटवा चाहता था कि अब बुढ़ऊ का बैठे गद्दी पे, अब हम बैठेंगे गद्दी पे। तो इसलिए जो खुसरो मिर्जा जो है क्या कर दिया, वो बगावत कर दिया अपना बाप से ही, और अपना सेना ला के लड़ने लगा किससे? जहांगीर से, हम गद्दी में बैठेंगे, हम गद्दी में बैठेंगे। तो ऐसा स्थिति में जो है जहांगीर जो है उसको क्या करता है, उसको तो हरा ही देता है खुसरो मिर्जा को, और वो रखवे फोड़वा देता है। चलो सुनो कैसे ना बाप था, क्या उन बेटवे का काम फोड़वा दिया? आंख फोड़वा दिया। और इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो खुसरो मिर्जा का सपोर्ट की नूरजहां कब की? लेकिन नूरजहां कब सपोर्ट की? 1622 से 1627 के बीच में। कि बेटा अंधरा, अरे अंधरा तोरे राजा बने वो, क्या बोला इसे? यानी कि नूरजहां जो है बोली कि बेटा खुसरो तू अब सुधरो नहीं, नहीं सुधरो का है तो, और अब दिन आरल को खुश रहे वाला, तू राजा बन भी, माने अब तू ही बादशाह बनेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा बिन पेंदी का लोटा थी। कौन? नूरजहां। जहां फायदा उधर लोड़ी, इधर फायदा उधर। अब लड़की लोग जानबे करते हैं हम लोग, ठीक, खान सर बताइए करते हैं, क्या बताते हैं? लड़की लोग का चक्कर में जो पड़ा ओ भाई भयंकर लटका। तो नूरजहां जो है अगर देखा जाए तो 1611 से 1622 तक किसका सपोर्ट की थी? शाहजहां का, क्योंकि उधर से फायदा था, उस समय प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, इसका पावर उतना ज्यादा नहीं था, इसीलिए इसका सपोर्ट की। फिर 1622 से 1627 तक किसका सपोर्ट की? खुसरो का, क्योंकि खुसरो कमजोर पड़ा हुआ था तो उसको सपोर्ट लेके इसको नीचे करने की कोशिश की। यानी कि जहां इसको मलाई मिला उधर ही चाहक जो है कूद गई। लेकिन शाहजहां अपना पावर इतना बढ़ा दिया था कि एक समय ऐसा आया कि अपना बेटवा मैंने बपवा को, यानी कि जहांगीर को कहाँ डाल दिया? जेल में। नूरजहां कहाँ गई? जेल में। और खुद अपने आप को क्या बना लिया? बादशाह। क्या बना लिया? बादशाह बना लिया। और 1627 में तो चलिए गए ऊपर और लोग सिधारिए गए। कौन? जहांगीर। तो इस तरह से जो है शाहजहां जो है गद्दी पर कब बैठता है? तो 1627 में गद्दी पे कौन बैठा? शाहजहां। कौन गद्दी बैठ गया? शाहजहां गद्दी बैठ गया। अब शाहजहां गद्दी में बैठा तो कब से कब तक रहा? 1658 तक। लेकिन एक और बात बताते हैं, ये जो जहांगीर जो है ना, ये जहांगीर को भारतीय चित्रकला का युग का स्वर्ण काल बोलते हैं। किसके काल को? जहांगीर के काल को। यानी कि इस समय पेंटिंग वाला, देखो पेंटिंग का बहुत ज्यादा क्या हुआ था? विकास हुआ था। किस काल में भाई? जहांगीर के शासनकाल में। इसलिए जहांगीर के शासनकाल को क्या बोलते हैं? तो भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल बोलते हैं इसको, ठीक। अब शाहजहां में आते हैं, शाहजहां को तो पूरा मुगल काल का स्वर्ण युग बोलते हैं। शाहजहां का युग को क्या बोलते हैं? पूरा मुगल काल का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड, कौन पीरियड? गोल्डन पीरियड बोलते हैं पूरा मुगल काल का, शाहजहां काल को। लेकिन इन सभी से ज्यादा जो है अगर देखा जाए, ये लोग तो इसको स्वर्ण काल बना दिया, लेकिन ये अकबर चचा अगर नहीं रहते ना, ये अकबर, समझ रहे हो ना, अकबर, तो अकबर चचा अगर नहीं होते हैं तो ये लोग स्वर्ण काल का कोई काले नहीं बना पाता। क्योंकि बेस आधारशिला जो रखे हैं मुगल काल का बढ़िया वाला एकदम आधारशिला, वो अकबर चचा ही रखे थे, ठीक। तो इस तरह से जो है अकबर के बाद जो है जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी बैठते हैं। और शाहजहां क्या कराते हैं? बहुत सारा मोन्यूमेंट्स का निर्माण करवाते हैं। जैसे कि देखो लाल किला,
कौन किला? लाल किला। उसके अलावा क्या चीज? मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊत। कौन ताऊत? तख्ते ताऊत। फिर और क्या चीज? लाल किला बनवाते हैं ये अपने शाहजहां जी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शाहजहां जो है बहुत सारा मोन्यूमेंट्स का भी क्या कराता है? निर्माण कराता है। इसीलिए इसको कला प्रेमी बोला गया है। किसको? शाहजहां को। कि क्या बोला गया है? कला प्रेमी। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, मुमताज बेगम से। किसे? मुमताज। किसे? मुमताज बेगम से। और मुमताज बेगम से जो शादी हुआ उससे 14 बच्चा हुआ। बेटा रे बेटा, कितना बच्चा? 14 बच्चा। और वो 14वां बच्चा को जब क्या कर रही थी? डिलीवरी कर रही थी। क्या कर रही थी? 14वां बच्चा का डिलीवरी कर रही थी जब। सुना बात? तो फिर क्या हुआ? उस समय प्रसव पीड़ा में जो है मुमताज बेगम जी का क्या हो गया? निधन हो गया। बहुत दुख हुआ। किसको? अपने शाहजहां जी को। दुख के कारण क्या हुआ? बोले कि अब हम अपना बीवी की याद में क्या बनाएंगे? ताजमहल। और ये जो ताजमहल बनने का कार्यकाल जो है अगर देखा जाए, ये 1631 में जो ही डेथ की, अब 1632 से चालू करवा दिया काम, और 1652 तक तकरीबन क्या चला? ये बनाने का काम चला। लगभग 20 साल लग गया बनाने में। कैसा लग गया? 20 साल। ताजमहल जो बना, कौन महल? ताजमहल। इसके जो इंजीनियर साहब जो थे, मैंने ये ताजमहल जो बना उसका इंजीनियर कौन था? उस्ताद ईसा खां। क्या नाम था उसका? इंजीनियर का नाम क्या था? उस्ताद ईसा खां। ये कौन थे भाई? उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां कौन थे भाई? तो बोला जाए तो ताजमहल का इंजीनियर, यानी कि इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभियंता। यानी कि अभियंता थे कौन? उस्ताद ईसा खां। किसका? ताजमहल बनाने का, यानी कि आर्किटेक्ट वही तैयार किए थे। और इसमें इंडो अरबिक कला का भी यूज किया गया है बनाने में। किसको? ताजमहल को। गुंबद उम्बद बढ़िया बनाया गया है खूब। तो मुमताज जो है 14वां बच्चा को जन्म देने के दौरान जो है प्रसव पीड़ा में निकल पड़ी। इस याद में, मुमताज बेगम की याद में जो है मुमताज महल यानी कि ताजमहल बनाया गया। ठीक, अब ताजमहल में ही किसका कब्र है? तो जानिए रहे, मुमताज जी का भी है और बगले में जो है शाहजहां जी का भी है। और ताजमहल जो बनाया गया है उस समय तो सीमेंट बालू और ये सब का आविष्कार नहीं ना हुआ था जी। बालू तो था, सीमेंट नहीं था। तो फिर उस समय क्या किया गया है? आटा का ले में चीनी तीनी का केमिकल मिला के तो चिपका दिया गया। साथ में जो है उस समय पिलरवा के लिए रोडवा नहीं ना बनाया जाता था, रोडवा में नहीं बनाया गया। तो उस समय शाहजहां के द्वारा जो ताजमहल बनवाया गया उसमें ना एक लकड़ी का यूज किया गया पिलर के रूप में। और लकड़ी का नाम क्या है? आबनूस। यानी कौन सा पेड़ का लकड़ी है? आबनूस पेड़ का लकड़ी है। और उस आबनूस का पेड़ का लकड़ी से क्या बनाया गया है? वो पिलर बनाया गया। फिर बोलेगा लकड़िया तो मिट्टिया का अंदर रहेगा, सड़ जाएगा। नहीं, आबनूस एक ऐसा लकड़ी है ना कि जितना ज्यादा उसमें पानी लगेगा वो लोहा से भी ज्यादा मजबूत होते जाएगा। और चूंकि ताजमहल जो है यमुना के किनारे है आगरा में, जानिए रहे, तो पानी मिलते रहता है, उसका मजबूती नीचे से बढ़ जाता है। लेकिन ये ताजमहल को नुकसान हो रहा है किससे? तो हम लोग का जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन हो कैसे रहा? तो मालूम है हम लोगों को क्या चीज कि जो ये दिन पर दिन क्या हो रहा? प्रदूषण हो रहा। और प्रदूषण के कारण क्या हो रहा? जो है एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा हो रहा। और अम्ल वर्षा के कारण जो है ये ताजमहल का रंग धीरे धीरे क्या हो रहा? पीलापन होते जा रहा। और भारत का 7 अजूबा में से एक, मैंने विश्व का 7 अजूबा में से एक अजूबा जो है क्या चीज है? वो ताजमहल भी है। तो इस तरह से ताजमहल जो है उसका निर्माण कौन करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो ये भी केस क्लियर है हम लोग का। उसके अलावा लाल किला भी बता ही दिए हैं हम लोग, टेक की कौन बनवाया था। अब 1658 में क्या हुआ? 1600 एक्चुअल में औरंगजेब क्या हुआ? तो औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठता है कब? 1658 में, अपना बाप को कैसे में डालकर? जेल में डालकर। ठीक, 1658 में जो है औरंगजेब जो है शाहजहां यानी कि अपना बाप को क्या करता है? जेल में डाल देता है। और 1658 में खुद गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? औरंगजेब। ऐसे कहा जाता है कि औरंगजेब जो है सबसे क्रूर मुगल शासकों में से एक था। ऐसा कहा जाता है किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। और ये हिंदुओं का नाशक भी किसको बोला गया? क्योंकि बहुत सारा जो है हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया था, यानी कि मुस्लिम धर्म में, अर्थात धर्म परिवर्तन कराने का भी काम किया था। कौन? औरंगजेब। तो ये 1658 में गद्दी बैठता है और किसको जेल में डालकर?
तो शाहजहां को। फिर शाहजहां जो है मैंने उसको जेल में डाला जाता है। इसका डिमांड था कि ऐसा जगह रखो जहां से हम ताजमहल को दिन भर ताड़ सके। ठीक, तो इस तरह से ताजमहल को देखते रहता है दिन भर, इसको वहां जेल में बंद एक ईंटा हटाता था और देखते रहता था एक छेदा में से। ठीक, अब इस तरीका से अगर देखा जाए तो ये जो औरंगजेब जो है कब गद्दी बैठा, 1658 में गद्दी में बैठा। औरंगजेब का सबसे ज्यादा जो शत्रुता था वो शिवाजी से था। शिवाजी महाराज नाम सुनने की है महाराष्ट्र का। ठीक, तो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज से जो है औरंगजेब का बहुत ज्यादा क्या चला, शत्रुता चला। 1665 में जो है युद्ध हुआ और औरंगजेब और मैंने यानी कि मुगलों में और शिवाजी महाराज में जो है पुरंदर का संधि हुआ। क्या संधि हुआ? पुरंदर की संधि। क्या संधि? पुरंदर की संधि हुई। और देखा जाए तो ये जो शाहजहां जो था, कौन शाहजहां, तो मैंने सॉरी शाहजहां बोल रहा, औरंगजेब जो था ये इससे क्या हुआ, पुरंदर का संधि किसे करना पड़ा, तो शिवाजी महाराज से। किसे? शिवाजी महाराज से क्या करना पड़ा, औरंगजेब का मैंने औरंगजेब को पुरंदर का संधि करना पड़ा। साथ साथ जो है जैसे जैसे अब ये मैंने आगे बढ़ता है किसी का शासनकाल, मैंने औरंगजेब का शासनकाल आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हम लोग देखते हैं क्या चीज कि औरंगजेब दिन पर दिन जो है इसका पावर तो बढ़ता गया, मुगल का साम्राज्य भी जो है बढ़ता गया। ये दक्षिण विजय करने वाला पहला मुगल शासक बना। ये दक्षिण को विजय प्राप्त किया था कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब जो है इसका एक जो है बहुत मैंने कृति जो है बीबी का मकबरा जो है बनवाया था। क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था। कौन? औरंगजेब। तो इस तरीका से अगर देखा जाए तो औरंगजेब जो है क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। ये भी एक मोनूमेंट्स में आता है, गिनती पूछता है एग्जाम में कि बताओ कि मैंने जो है औरंगजेब के द्वारा क्या बनाया गया था? बीबी का मकबरा बनवाया गया था। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जान गए क्या चीज कि औरंगजेब के द्वारा क्या बनाया गया था? बीबी का मकबरा बनाया गया था। उसके अलावा इसका सबसे ज्यादा झगड़ा चला शिवाजी महाराज चला। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो औरंगजेब का अंग्रेजों से भी बहुत अच्छा कुछ बनता नहीं था, तो अंग्रेजों के खिलाफ भी जो है बहुत सारी बगावत की है। ठीक, कौन? औरंगजेब, मैंने औरंगजेब। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 1707 में जो है औरंगजेब का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। किसका मृत्यु हो गया? औरंगजेब का। कब मृत्यु हुआ? 1707 में। और इस तरह से 1707 में जब औरंगजेब का क्या हो गया? मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बैठा? गद्दी पर बैठा। और यहीं से जो है देखिए जब औरंगजेब का शासनकाल खत्म होता है वहीं से जो है उत्तर मुगल काल क्या होता है? प्रारंभ होता है। अर्थात हम लोग का जो आज का जो टॉपिक था उत्तर मुगल काल, लेकिन उत्तर मुगल काल को समझने से पहले हम लोगों को क्या समझना जरूरी था कि आखिरकार ये उत्तर मुगल काल बोलते किसको है। यानी कि मुगल काल का जो मुख्य 6 शासक था उसके बाद का जो वंशज आया, यानी कि औरंगजेब के बाद का जो वंशज आया उस काल को क्या बोला गया है? उत्तर मुगल काल, जो कि 1707 से लेकर 1857 तक था। और जो नॉर्मल मुगल काल था, माने मुगल काल अगर देखा जाए, माने साधारण मुगल काल अगर खाली बात किया जाए, जो अभी हम लोग इसको बैकग्राउंड के रूप में देखें, ये 1526 से लेकर 1707 तक यानी औरंगजेब के काल तक को माना गया। इस दौरान एक घटना को हम लोग छोड़ दिए हैं, अंग्रेजों का आगमन या विदेशियों का आगमन जो है हम लोग उसको छोड़ दिए हैं। ऐसे बता देते हैं कि जहांगीर जो था इसी काल में पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था। ठीक, अंग्रेज का बात किया जाए तो, और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो है उसको भेजा गया था। ठीक, और जो है अगर देखा जाए तो रेड ड्रैगन नाम के जहाज में आया था। वो कौन जहाज में आया था? वो जो कैप्टन हॉकिंस आया था वो किस जहाज में आया था? रेड ड्रैगन। जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। ठीक, और उसको वहां का राजा के द्वारा भेजा गया था यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पहले कैप्टन हॉकिंस आया, फिर टॉमस रो आया, वो लोग अपना व्यापारिक कोठी को बढ़ाया। व्यापारिक कोठी अगर देखा जाए तो वो लोग जो है 1611 में स्थापित करता है। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए मछलीपट्टनम में और सूरत में भी। ठीक, और इस तरह से सूरत में पहला व्यापारिक कोठी, फिर मछलीपट्टनम में यानी पूर्वी भारत में, और इस तरह से धीरे 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 जो है अपने लोग व्यापार का प्रसार करते जाता है। ठीक, और 1651 में वो लोग बंगाल में पूरा तरह से मैंने चुंगी मुक्त व्यापार का आदेश मिल जाता है।
फिर 1717 में जब हम लोग देखेंगे उत्तर मुगल काल, तो इसमें तो देखना ही है कि उत्तर मुगल काल में क्या होता है, किस प्रकार धीरे धीरे जो है मुगलों का पतन होता है धीरे धीरे, और किस प्रकार जो है मुगल वंश जो इतना विशाल शक्तिशाली साम्राज्य था उसका पतन कैसे होने लगता है, उसका शक्ति कम कैसे होता है। मुगल काल में शक्ति मने मैंने एकदम एड़ी से कहाँ तक आ गया था, मूड़ी तक आइए गया था। अब जो है उत्तर मुगल काल में जो शक्ति मूड़ी से टंगड़ी तक कैसे यानी नीचे तक कैसे जाता है, यानी कि उसका शक्ति धीरे धीरे कम कैसे होता है, उसको जानेंगे हम लोग किसमें, उत्तर मुगल काल में। तो ये वीडियो जो है चूंकि काफी लंबा हो रहा, हम लोग जो अभी बना रहे हैं, ठीक, तो इसको जो है थोड़ा सा हम लोग पार्ट 1 में इसको यहाँ तक रहने देते हैं, जिसको हम लोग बैकग्राउंड के रूप में देख रहे हैं, पृष्ठभूमि के रूप में देख रहे हैं, पोस्ट मुगल एम्पायर का यानी कि उत्तर मुगल काल का, इसको एक पृष्ठभूमि के तौर पर देखते हैं। और जो अभी जो अब सेकेंड वाला जो हम लोग का बनेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तर मुगल काल में कौन कौन से शासक आए, क्या क्या वो लोग किया, किस तरह से उन लोगों का शासनकाल आगे बढ़ा, क्या ऐसा किया कि भारत में विदेशियों का शक्ति बढ़ने लगा और हम लोग का जो अपना यहाँ का जो मुगल एम्पायर था वो खत्म हो गया। ये तो हम लोग अपना नहीं है बोलेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि ये लोग हम लोग का देश का संपदा को लूट कर बाहर तो नहीं ले गया, अंग्रेज वालों का किया, हम लोग का देश का संपदा को लूट कर बाहर लेकर गया, ठीक, इसलिए हम लोग का देश का इकोनॉमी का हुआ धड़ दबा नीचे गिरा। ये लोग कम से कम जो कर रहा था तो देश का जनता को अगर लूट रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन कम से कम देश का संपत्ति, देश का संपदा जो है हम लोग का देश में ही रह जा रहा था। तो किस तरह से ऐसा क्या हुआ कि ये मुगल एम्पायर, उत्तर मुगल एम्पायर जो था उसका शक्ति कम हुआ और कैसे विदेशियों की शक्ति बढ़ गया, इसको भी हम लोग एक तराजू पे तोलते हुए एकदम पूरा बढ़िया से एकदम फर्स्ट क्लास तरीका से पढ़ेंगे। फिलहाल आज का वीडियो हम लोग क्या देखें, इसको थोड़ा सा छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले पढ़े मुगल काल का स्थापना कब हुआ, 1526 में। कौन किया, बाबर किया। बाबर का जहीरुद्दीन बाबर, ठीक। बाबर का बाप का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। बाबर का जन्म कब हुआ था, 1583 में हुआ था। कहां हुआ था, तो आज का समय में अगर देखा जाए तो उज्बेकिस्तान, आज का समय अगर देखा जाए ऐसे फरगान में हुआ था नॉर्मली, ठीक। अब जो है बाबर जो है भारत पर पहला बार नजर कब डाला, 1519 में, लेकिन पहला बार जो युद्ध किया वो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, और इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी को हराकर जो है गद्दी पर बैठा, और बाबर ही वो पहला शासक था जो भारत में बारूद का प्रयोग किया था, ठीक। इस तरह से बारूद का प्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, बाबर था। बाबर जो है 4 युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। फिर हम लोग देखें कि उसका 1530 में मर गया, उसके बाद हुमायूं गद्दी बैठा, हुमायूं गद्दी बैठने के बाद 1530-40 तक शासन किया, और उस शेर सूरी से हारने के बाद उसको भागना पड़ा। 1555 में दोबारा आया, दीन पनाह का सीढ़ी से गिरा, जीवन से लुढ़का, और इस तरह से उसका भी शासन खत्म हो गया। फिर अकबर आया, अकबर पहले बैरम खां का संरक्षण में था। फिर क्या हुआ, अकबर का जब शासन खत्म हुआ तो उसका पुत्र जहांगीर आया, जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां आया, शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब आया। ये लोग जो है थोड़ा सा जो है शक्ति को डेवलप करने का काम किया। औरंगजेब के शासनकाल में तो शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो जाहिर सा बात है कोई चीज अब बहुत ज्यादा ही उत्कर्ष कर जाता है, बहुत ज्यादा ही अगर डेवलप कर जाता है तो उसका पतन होना निश्चित होता है। तो ठीक वैसे ही जब ये औरंगजेब जो है अपना शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो जब इसका शासनकाल का अंत हुआ तो इतना बड़ा साम्राज्य को संभालने के लिए कोई शासक भी होना चाहिए था, उत्तराधिकारी बढ़िया होना चाहिए, लेकिन इसका उत्तराधिकारी जो था उतना मजबूत नहीं था। ऐसे औरंगजेब का 3 पुत्र था, लेकिन तीनों पुत्र में कोई व्यक्ति योग्य नहीं था। आगे हम लोग इसको सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग को आगे बढ़ाना है इस उत्तर मुगल काल को। तो इतना ही आज रहने देते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जोरदार तरीके से हमारे चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और भी अच्छा से इसको पढ़ा सके, एक्सप्लेन कर सके, और हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहे। आप लोगों का सपोर्ट का आवश्यकता है, ठीक। तो जय हिंद,